अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी की तरफ से है। तो दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी की जो चीफ़ है, इनकी तरफ से कल जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसका दौरा किया गया था। और पाकिस्तान आर्मी चीफ़ की तरफ से जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से जो सामान सप्लाई किया जाता है पाकिस्तान आर्मी को, उसका मुआयना भी किया गया। इस दौरे के दौरान पाकिस्तान आर्मी चीफ़ की तरफ से जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इसकी बनाई हुई प्रोडक्ट्स का मुआयना भी किया गया, साथ साथ उनके बारे में डिटेल्स भी ली गई। साथ साथ जो फ्राइडे वाले दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जो इस वक्त बैकबोन है वो इस वक्त पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से जो जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो काफ़ी रिमार्केबल भी हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से काफ़ी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया जाता है। और यही बात है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की वजह से दूसरे ममालिक पर कम डिपेंड होना पड़ता है। जो POF है, इसकी तरफ से काफ़ी क्वालिटी प्रोडक्ट पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को बना के दिया जाता है। गन से लेके बुलेट, आर्टिलरी शेल से लेके टैंक के जितने भी जो एमओ वगैरह है वो सब पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है। और यही बात है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ की तरफ से भी यही कहा गया कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान की जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है, इनको मिलकर काम करना चाहिए ताकि अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन पर काम किया जाए, साथ साथ इंडिजिनियस डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए, ताकि सेल्फ रिलायंस को डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, ताकि फ्यूचर की जो बैटल फील्ड है उसके अंदर खुद कफील हुआ जा सके। आर्मी चीफ की तरफ से जो जितनी भी जो प्रोडक्शन यूनिट्स है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के, उनका मुआयना भी किया गया, उनके बारे में ब्रीफिंग भी ली गई थी। और पाकिस्तान आर्मी चीफ की तरफ से जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है इसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया गया था, इसकी काविशों को और इसकी बनाए हुए प्रोडक्ट्स की काफ़ी तारीफ भी की थी, क्योंकि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से 26 ममालिक के अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट की जाती हैं। और यही चीज़ है कि इसी वजह से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की बैकबोन करार दिया गया है। तो दोस्तों, आज की दूसरी डिफेंस अपडेट इंडिया की तरफ से है। तो दोस्तों, इंडिया का MiG-29 के जो उनका ट्रेनर एयरक्राफ्ट था वो 26 नवंबर को क्रैश हो गया था। इंडियन नेवी की तरफ से इसके बारे में ये बताया जा रहा था कि ये जहाज़ अपनी डेली रूटीन मिशन पर जा रहा था कि जब यह हादसे का शिकार हुआ। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक एक पायलट को रिकवर कर लिया गया है और दूसरे पायलट को अभी तक तलाश किया जा रहा है, मगर उसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रही। इंडियन नेवी की तरफ से इंक्वायरी बैठा दी गई थी कि इस जो हादसे की तहकीकात के लिए, और इंडियन नेवी की तरफ से बहुत ही जल्द इस बारे में बताया जाएगा कि यह हादसा किस वजह से हुआ था। हालांकि इंडियन नेवी को काफ़ी ज़्यादा MiG-29K के शिकायतें थी, क्योंकि इंडियन नेवी की तरफ से कहा जा रहा था कि ये जो फाइटर जेट है ये उनकी ज़रूरियात के मुताबिक नहीं है, और इस फाइटर जेट की जो सर्विसिबिलिटी है वो भी काफ़ी कम है। और यही चीज़ है कि इंडियन जो नेवी थी उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी इन चीज़ों के ऊपर। और यही बात है कि इंडियन नेवी को अब अपने जितने भी MiG-29 है उनको बहुत ही जल्द रिप्लेस करने की भी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि इंडिया की तरफ से अभी रशिया से भी एक जो स्क्वाड्रन है MiG-29 फाइटर जेट का ख़रीदा जा रहा है नेवी के लिए, ताकि नेवी की थोड़ी बहुत ज़रूरियात है उनको पूरा किया जा सके। ये नेवी इस वक्त जो अपने करंट एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके ऊपर से भी MiG-29 जो फाइटर जेट है इनको ऑपरेट कर रही है। और जो इंडियन नेवी का जो इस वक्त MiG-29 जो फाइटर जेट क्रैश हुआ था वो डुअल सीट वेरिएंट वाला MiG-29 फाइटर जेट था। और ये बात है कि इंडियन जो नेवी है वो काफ़ी अरसे से कोशिश ये कर रही थी कि MiG-29 को किसी न्यू फाइटर जेट के साथ रिप्लेस किया जा सके, इसलिए उनकी तरफ से एक टेंडर भी निकाला गया जिसके अंदर वो अमेरिकन मेड F-18 और फ्रांस के बने हुए जो राफेल तैयारे थे इनको कंसीडर कर रहे थे कि इनमें से कोई एक तैयारा वो अपनी जो नेवी है उसके लिए शामिल करो, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से इनको ऑपरेट करें। मगर बाद में जो ये टेंडर था इसको भी अधूरा छोड़ दिया गया था, उसको कंप्लीट नहीं होने दिया गया था। और यही बात है कि इंडियन नेवी काफ़ी अरसे से सफ़र कर रही है इन सब चीज़ों में कि उनके पास फाइटर जेट की काफ़ी कमी है जो कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की तीसरी डिफेंस अपडेट सर्बिया की तरफ से। तो दोस्तों, सर्बिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उनकी तरफ से 28 नवंबर को कुछ फ़ोटोज़ रिलीज़ की गई थी, जिसके अंदर सर्बियन आर्मी की तरफ से न्यू एक्वायर की गई जो टैंक हैं, रशियन मेन बैटल टैंक जो कि T-72B1MS जो टैंक थे उनको एक्वायर किया गया है। और अभी रशिया की तरफ से ये जो टैंक है ये सर्बिया को डिलीवर कर दिए गए हैं, और सर्बिया की तरफ से इनको अभी डिप्लॉय भी किया जा रहा है। इसी तरह 4 नवंबर को सर्बिया के जो न्यूज़ पब्लिशर हैं उनकी तरफ से भी बताया गया था कि सर्बिया को पहला जो T-72 जो B1MS जो टैंक थे उनकी डिलीवरी स्टार्ट हो गई है। और सर्बिया जो है इस वक्त ये जदीद टैंक हासिल कर रहा है अपनी मॉडर्नाइजेशन प्लान के अंदर। और साथ साथ इसी तरह जो सर्बिया के
टेक्नीशियंस हैं उनको भी रशिया के अंदर ट्रेन की गई है ताकि बाद में वो इन टैंक्स की मेंटेनेंस को कर सकें। इसी तरह 2018 में सर्बिया की तरफ से इन टैंक्स की डील को साइन किया गया था और 2020 में ये जो टैंक्स है ये सर्बियन आर्म फोर्सेस को मिल रही हैं। सर्बिया ने अपने पुराने भी जितने T-72 जो टैंक्स थे उनको अपग्रेड करवाया था और उसके अंदर न्यू तरह के जो डिजिटल सिस्टम्स थे उनको लगाया गया था। दोस्तों मैं आप सबको T-72 के बारे में बताता चलूँ, इस पे 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन लगी हुई है जो कि मुख्तलिफ तरह के जो एमुनिशन थे उसको अपने अंदर से फायर कर सकती है। और ये जो है इसके ऊपर काफ़ी अच्छा आर्मर का इस्तेमाल किया गया जो कि इसको एंटी टैंक जितने भी जो मिसाइल्स हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। साथ साथ इसके ऊपर 2 मशीन गन्स को लगाया गया जो कि काफ़ी बेहतरीन है, जिनमें एक 7.62 मिलीमीटर की मशीन गन है और दूसरे 12.7 मिलीमीटर की जो हैवी मशीन गन है उसको इसके ऊपर लगाया गया है। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन भी करके दिया गया इसको सर्बियन आर्म फोर्सेस को, जिसके अंदर इसके अंदर जो टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम है वो भी लगाया गया है। साथ साथ इसके अंदर ग्लोनास का नेविगेशन सिस्टम और 3rd जनरेशन पैनोरामिक साइट भी दी गई है। और यही बात है कि इस टैंक के अंदर जो थर्मल गनर साइड है वो भी दी गई है। साथ साथ रिमोट कंट्रोल मशीन गन भी इसके अंदर दी गई है। और यही बात है कि सर्बिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हुई हुई जो ये T-72 टैंक्स हैं ये एक्वायर किए गए हैं जो कि सर्बियन आर्म फोर्सेस की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको भी बढ़ाएंगे, साथ साथ उनके डिफेंस में भी बेहतरीन रोल अदा करेंगे। तो दोस्तों आज की चौथी और आखिरी अपडेट पाकिस्तान के JF-17 थंडर से रिलेटेड है। तो दोस्तों जैसा आप सबको पता है कि नाइजीरिया की तरफ से जो पाकिस्तान को JF-17 थंडर जो फाइटर जेट का ऑर्डर दिया गया था वो कंप्लीट हो चुका है और पाकिस्तान के अंदर जो नाइजीरिया के टेक्नीशियंस और पायलट की जो ट्रेनिंग थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। और इंटरनेट पे कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही थी जिसके अंदर हमने देखा था कि JF-17 थंडर के ऊपर नाइजीरियन फ्लैग लगा हुआ है और पहला जो नाइजीरियन फ्लैग हुआ जो JF-17 थंडर था उसकी फ़ोटोज़ को पब्लिश किया गया था। और इसके साथ साथ अभी ये भी अपडेट आ रही है कि नाइजीरिया की तरफ से पाकिस्तान के पायलट्स और पाकिस्तान के टेक्नीशियंस को 1 साल के लिए अपने मुल्क में रखा जाएगा, जिसके अंदर वो अपने आने वाले जितने भी पायलट्स होंगे उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे और साथ साथ उनके अपनी जो टेक्नीशियन हैं उनको भी ट्रेन करवाएंगे पाकिस्तानी टेक्नीशियन से। और यही चीज़ अब हमें नज़र भी आ रही है कि नाइजीरिया की तरफ से अपने मुल्क के अंदर पूरी एक फैसिलिटी कायम की गई है JF-17 थंडर्स के लिए। अब ये 3 फाइटर जेट के लिए इतनी जो फैसिलिटी को कायम नहीं किया जा सकता और यही चीज़ है कि नाइजीरिया हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान एयरफोर्स से JF-17 थंडर को और भी ख़रीदे और उनको अपनी एयरफोर्स के अंदर शामिल करे, जो कि नाइजीरिया की जो एयरफोर्स है उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बेहतर करेगा और नाइजीरियन एयरफोर्स जो अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं इनको पहले से ज़्यादा बेहतर भी कर रही है। तो दोस्तों तब तक लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक लेते हैं, खुदा हाफिज़।